नमस्कार प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अपक्षय के बारे में। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन ये जो दो प्रक्रियाएं हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं जो भौतिक भूगोल में हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अपक्षय के बारे में। स्पार्क्स के मत में पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक साधनों द्वारा शैलों के अपने स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने या रासायनिक अपघटन की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। तो आपको समझ में आया हो या नहीं, दोबारा देखते हैं इसी को। पृथ्वी की सतह पर अर्थात जो धरातल का ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग में प्राकृतिक साधनों द्वारा, कोई भी कृत्रिम साधन नहीं काम में आएगा, केवल प्राकृतिक साधनों द्वारा, जिसमें तापमान हो सकता है, वर्षा हो सकती है, जलवायु हो सकती है, तो किसी भी प्राकृतिक साधन द्वारा शैलों के अपने स्थान पर यांत्रिक विधि अथवा रासायनिक विधि से टूटने की या अपघटन की ये जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपक्षय के नाम से जाना जाता है। अर्थात जिस स्थान पर कोई चट्टान मिलती है, वह चट्टान उसी स्थान पर मौजूद रहे और वहाँ पर यांत्रिक विधि के माध्यम से अथवा रासायनिक अपघटन के माध्यम से उस चट्टान का अपघटन होता है अथवा विखंडन होता है, तो यह क्रिया अपक्षय की क्रिया कहलाती है। अपक्षय को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों में सबसे पहला है शैल संगठन एवं संरचना। शैल संगठन अर्थात जो चट्टान है, उस चट्टान की संरचना कैसी है, उसका संगठन कैसा है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है, एक सामान्य सी बात है कि जो चट्टान कोमल होती है, संधि युक्त होती है, संधि युक्त अर्थात उसके अंदर जॉइंट ज़्यादा हो किसी चट्टान के अंदर, अथवा असंगठित हो, संरंध्री जिसके अंदर रंध्र अधिक मात्रा में हो, तो ऐसी चट्टानों पर अपक्षय की क्रिया अधिक प्रभावकारी होती है। इसके विपरीत कठोर चट्टान होती है जिसके अंदर संधियाँ भी नहीं हो या संरंध्री भी नहीं हो, तो उन चट्टानों के ऊपर अपक्षय की क्रिया कम प्रभावी होती है। दूसरी एक दृष्टि है इसमें, दूसरा एक दृष्टिकोण ये भी है कि क्षैतिज स्तर वाली जो शैलें हैं, उन शैलों का विघटन ऊर्ध्वाधर स्तर वाली शैलों की तुलना में देरी से होता है। एक आड़ी चट्टानें हों और एक खड़ी चट्टानें हों, तो जो खड़ी चट्टानें रहती हैं, उन खड़ी चट्टानों का अपक्षय लेटी हुई चट्टानों की तुलना में या आड़ी चट्टानों की तुलना में शीघ्रता से होता है। तो इस प्रकार से जो शैलों का संगठन एवं जो संरचना है, वह संरचना अपक्षय की दर को या अपक्षय के जो समय है, उस समय को प्रभावित करती है। दूसरा अपक्षय को प्रभावित करने वाला जो कारक है, वह है भूमि का ढाल। यह हमने मृदा निर्माण में भी पढ़ा था कि भूमि का ढाल मृदा के निर्माण को अथवा अपक्षय की दर को, दोनों को प्रभावित करता है। तो ढाल जब भी कहीं अधिक होता है, तो शैलों का विघटन तथा उनका स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। तीव्र ढाल जहाँ पर भी पाया जाता है, शैलों का विघटन आसान होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर शैलों का स्थानांतरण भी आसानी से हो जाता है। जबकि कम ढाल वाली भूमि में जो निम्न ढाल वाले जो क्षेत्र हैं, उन निम्न ढाल वाले क्षेत्रों में शैलें संगठित रहती हैं, उनका अपक्षय धीमी गति से संभव हो पाता है। तीसरा जो अपक्षय को नियंत्रित करने वाला कारक है, वह है जलवायु की दशा। इसमें आप देखिए कि उष्ण आर्द्र जलवायु में रासायनिक अपक्षय अधिक सक्रिय होता है, जबकि मरुस्थलीय जो प्रदेश हैं, जहाँ पर मरुस्थलीय दशा पाई जाती हैं, उनमें तापांतर अधिक होने के कारण शैल का प्रसार एवं संकुचन होता है, जिससे उनका यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है। तो जिस प्रकार की भी जलवायु की दशाएं होती हैं, उसी हिसाब से, उसी के अनुसार अपक्षय निर्धारित होता है। जहाँ पर आर्द्रता अधिक पाई जाती है,
उन आर्द्र प्रदेशों में रासायनिक अपक्ष अधिक प्रभावी होता है, जबकि मरुस्थलीय प्रदेशों में, क्योंकि दिन के समय यहाँ पर तीव्र तापमान अधिक होता है और रात्रि में तापमान काफ़ी कम हो जाता है, तो तापमान का ये जो अंतर है, इस अंतर की वजह से दिन में शैल प्रसारित होती हैं, जबकि रात्रि में शैलें संकुचित होती हैं, और इस प्रकार से मरुस्थलीय प्रदेशों में शैलों का यांत्रिक अपक्ष ज़्यादा सक्रिय रहता है। अपक्ष को प्रभावित करने वाला जो चौथा कारक है वह है वनस्पति। वनस्पति दोनों प्रकार से मृदा का जो अपक्ष है उस अपक्ष को प्रभावित करती है। जो मैदानी भाग हैं, मैदानी भागों में वनस्पति की जड़ें मिट्टी को संगठित रखने का कार्य करती हैं, क्योंकि जड़ों के अंदर आर्द्रता रहती है, नमी रहती है, और इस आर्द्रता की वजह से मृदा ऊपरी भाग में संगठित रहती है। इसलिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए मैदानी क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाता है, जबकि दूसरी ओर जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं अथवा जो तीव्र ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर वृक्षों की जड़ें भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करके, जब कभी शैलों की संधियों के सहारे वृक्षों की जड़ें प्रवेश कर जाती हैं, तो जड़ों के विस्तार की वजह से वहाँ पर शैलों का अपक्षय आसानी से संभव हो पाता है। और अपक्षय को नियंत्रित करने वाला जो अंतिम कारक है वह है समय अथवा काल। काल अवधि तथा अपक्षय एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। काल अवधि अधिक है तो अपक्षय की जो दर है, अपक्षय का जो प्रभाव है वह भी अधिक देखने को मिलता है, और यदि काल अवधि कम है तो अपक्षय का प्रभाव भी कम देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अपक्षय के प्रकार तथा अपर्दन चक्र के बारे में। धन्यवाद।